नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अब बिहार में बीजेपी की तेज हुई तैयारी। अमित शाह 18 को बनाएंगे रणनीति। खबर में आगे जिक्र होगा कि सीएम योगी का उत्तर प्रदेश को $6 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का रोड मैप। लखनऊ और नोएडा बनेंगे जीसीसी हब। आगे आपको बताएंगे कि भारत से हार की शर्मिंदगी बर्दाश्त न कर सका पाकिस्तान, पीसीबी ने अपने ही अधिकारी को कर दिया सस्पेंड। आगे आपको बताएंगे कि अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता से पहले ट्रंप के करीबी नवारो का बड़ा दावा, भारत बातचीत की टेबल पर। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि पूर्णिया में ऐसे दहाड़े पीएम मोदी, रौद्र रूप देखकर घुसपैठियों में मचेगी खलबली। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अब बिहार में बीजेपी की तेज हुई तैयारी। अमित शाह 18 को बनाएंगे रणनीति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर बिहार से आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 सितंबर को बिहार दौरा करेंगे और उनका दौरा बीजेपी कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाने के लिए है। पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हालिया दौरों के बाद ये दौरा बीजेपी की तैयारियों को और मजबूत करेगा। अमित शाह कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे और चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। वो बिहार के धार्मिक नेताओं से भी मिल सकते हैं। पीएम मोदी ने सोमवार को पूर्णिया में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अमित शाह 18 सितंबर को बिहार आ रहे हैं और उनका मकसद बीजेपी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना है। वो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति भी बनाएंगे। अमित शाह 2 सत्रों में बैठक करेंगे। पहले सत्र में वो डेरी ऑन सोन रोहतास जिले के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। दूसरे सत्र में वो बेगूसराय के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। और बीजेपी ने बिहार को 5 क्षेत्रों में बांटा है। अमित शाह 2 क्षेत्रों के नेताओं से मिलकर चुनावी रणनीति पर बात करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम योगी का उत्तर प्रदेश को $6 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का रोड मैप। लखनऊ और नोएडा बनेंगे जीसीसी हब। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार विकसित उत्तर प्रदेश, समर्थ उत्तर प्रदेश 2047 विजन को साकार करने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार कर रही है। इस रूपरेखा में 3 मिशन, समग्र विकास, आर्थिक नेतृत्व और सांस्कृतिक पुनर्जागरण तथा 3 थीम, अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट मत है कि अगले 22 साल में उत्तर प्रदेश की ग्लोबल पहचान भविष्योन्मुखी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किए बगैर नहीं प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए सरकार का विशेष ध्यान एआई, बायोटेक, ग्रीन एनर्जी और एग्रीटेक आधारित उद्योग पर है। इसके साथ ही सरकार प्रदेश के 12 प्रमुख सेक्टर कृषि, औद्योगिक विकास, आईटी व इमर्जिंग टेक, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, नगर व ग्राम्य विकास, सतत विकास, पशुधन, पर्यटन, अवस्थापना और सुरक्षा सुशासन के जरिए भविष्य के उद्योगों की रूपरेखा तैयार करने में जुटी हुई है। इस व्यापक खाके का आर्थिक लक्ष्य 2030 तक प्रदेश को $1 ट्रिलियन और 2047 तक $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। 2017 से पूर्व उत्तर प्रदेश की गिनती बीमारों और विकास की दौड़ में पिछड़े राज्य की बन चुकी थी। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत से हार की शर्मिंदगी बर्दाश्त ना कर सका पाकिस्तान, पीसीबी ने अपने ही अधिकारी को कर दिया सस्पेंड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान मुकाबले के बाद सूर्या ब्रिगेड ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। यह मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। इस कंट्रोवर्सी के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट काउंसिल ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संचालन निदेशक को निलंबित कर दिया है। पीसीबी का आरोप है कि उन्होंने हाथ मिलाने संबंधी विवाद पर कार्रवाई नहीं की। बता दें कि 7 विकेट से मैच जीतने के बाद सूर्या एंड कंपनी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तानी टीम मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों का इंतजार कर रही थी, लेकिन भारतीय प्लेयर्स ने ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया था। बाद में पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा मैच प्रेजेंटेशन के लिए भी नहीं आए। वहीं सूर्या ने हाथ मिलाने की घटना पर कहा कि कुछ चीज़ें खेल भावना से ऊपर होती हैं। हमने ये बिल्कुल ठीक किया और उन्हें सही जवाब दिया। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता से पहले ट्रंप के करीबी नवारो का बड़ा दावा। जी दोस्तों, अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और व्यापार सलाहकार पीटर नवारो भारत विरोधी बयानों के लिए लगातार चर्चा में हैं। इस बार नवारो ने एक और नया दाव दिया है और उन्होंने मंगलवार को नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच होने वाली व्यापार वार्ता से ठीक पहले कहा है कि भारत बातचीत की टेबल पर आ रहा है। जैसा कि राइटर्स ने एक इंटरव्यू के हवाले से बताया है, भारत अमेरिका के बीच ये वार्ता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने के कुछ हफ्ते बाद हो रही है, जिससे अगस्त में देश का निर्यात 9 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया था।
अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ के चलते अगस्त में स्थगित हुई दोनों देशों के बीच छठे दौर की बातचीत मंगलवार को होगी और इसके लिए अमेरिकी वार्ताकार सोमवार को नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पूर्णिया में ऐसे दहाड़े पीएम मोदी, रौद्र रूप देखकर घुसपैठियों में मचेगी खलबली। जी दोस्तों, पीएम मोदी सोमवार को बिहार के पूर्णिया आए और विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने घुसपैठिए के मुद्दे पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने बेहद सख्त लहजे में चेताया कि बिहार में घुसपैठियों को एनडीए सरकार बाहर करेगी। पीएम ने कहा, जो भी घुसपैठिया है उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। सीमांचल इलाके से घुसपैठ पर कड़ा संदेश देते हुए पीएम ने राजद और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। इंग्लैंड बंटने की स्थिति में आ रहा, हम नहीं बटेंगे, ब्रिटेन के पूर्व पीएम का जिक्र कर बोले मोहन भागवत। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि भारत सभी की भविष्यवाणियों को गलत साबित करते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इंदौर में एक पुस्तक विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए भागवत ने पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का जिक्र किया। आरएसएस चीफ ने कहा कि विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था कि तुम आज़ाद होने के बाद टिकोगे नहीं, बट जाओगे। इंग्लैंड बंटने की स्थिति में आ रहा है, हम नहीं बटेंगे, हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। कभी बट गए थे और वो भी हम फिर से मिला लेंगे। ये जीवन विद्या हमारे पास है और जीवन विद्या हमको सिखाने वाले हमारे पास हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पप्पू यादव और पीएम मोदी ने की सीक्रेट बातचीत, पूर्णिया के मंच पर ऐसे बदला माहौल। जी हाँ दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को बिहार के पूर्णिया आए। पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन उन्होंने किया और साथ ही बिहार को कई और सौगातें दी। पूर्णिया में एक जनसभा भी हुई और जनसभा के मंच पर पीएम मोदी और सांसद पप्पू यादव के बीच कुछ गुफ्तगू भी हुई। पीएम मोदी और पप्पू यादव दोनों बेहद खुशमिजाज अंदाज में बातचीत करते दिखे। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। जनसभा के मंच पर पीएम मोदी, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, सीएम नीतीश कुमार के अलावा भी कई मंत्री और सांसद बैठे थे। पीएम मोदी अपने बगल की कुर्सी पर बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान अचानक पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। टैरिफ तनाव के बीच भारत पहुंचेगा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल, द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर होगी बात। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप के टैरिफ को लेकर पनपे तनाव के बीच भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत फिर शुरू होने जा रही है। रात को ट्रंप प्रशासन के मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली पहुंचे। रूस से तेल खरीदने को लेकर ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद दोनों देशों के बीच पहली बार द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता हो रही है। प्रस्तावित भारत अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार समझौते की 5वें दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है और इसके पहले अमेरिकी टीम 25 अगस्त को छठे दौर की बातचीत के लिए भारत आने वाली थी, लेकिन अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाए जाने के बाद ये वार्ता टाल दी गई थी। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि हमने पहले भी संकेत दिया है कि चर्चाएं चल रही है। अमेरिका के मुख्य वार्ताकार भारत आ रहे हैं, वो बातचीत करेंगे ताकि पता चल सके कि आगे क्या स्थिति बनती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ और कहा कि अब कहीं जाने का सवाल ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंडे को बिहार के विकास को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सहयोग की तारीफ की और उन्होंने कहा कि देश और बिहार दोनों का विकास हो रहा है। दरअसल प्राइम मिनिस्टर मोदी सोमवार को बिहार के पूर्णिया पहुंचे, जहां उन्होंने 40,000 करोड़ रुपए के अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देश के लिए बहुत काम किया है और बिहार को भी बहुत सहयोग दे रहे हैं। इससे बिहार तेज़ी से प्रगति करेगा और इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों को खड़े होकर पीएम मोदी को प्रणाम करने के लिए कहा। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से एनडीए की गवर्नमेंट बनने के बाद से बिहार का विकास हो रहा है और उन्होंने पहले की गवर्नमेंट पर कोई काम ना करने का आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में भरी हुंकार, कार्यकर्ता को बताया राजद का मतलब। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते हैं कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों की संगठनात्मक समीक्षा करने पटना पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी नेताओं को गठबंधन धर्म का मर्म समझा गए। राजकीय अतिथिशाला में नड्डा ने शनिवार को बिहार भाजपा के शीर्ष नेताओं, नीतीश सरकार में सम्मिलित भाजपा कोटे के मंत्रियों एवं प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों, विधानसभा
सभावार सम्मेलन आदि बिंदुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया। फीडबैक लेने के उपरांत संगठन एवं गठबंधन धर्म का पाठ पढ़ाया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत को सर्वोपरि उद्देश्य बनाने के लिए व्यक्तिगत अहंकार त्यागने की जो है वो अपील की। आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों को सफल बनाने की ओर ध्यान आकृष्ट किया और सामाजिक पकड़ मजबूत बनाने के साथ ही राज्य के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाने पर बल दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी का डिप्लोमेटिक धमाका। ऑपरेशन सिंदूर के बाद की कई देशों की यात्रा, बड़ी डील से बदले समीकरण। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैश्विक स्तर पर काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम रहा है। उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, कनाडा के साथ संबंधों को फिर से स्थापित किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ब्राज़ील गए। यूके और जापान का दौरा करने के बाद वो सीधे चीन पहुंचे, जहां उन्होंने शी जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात की। हालांकि इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां लगातार भारत अमेरिका के रिश्तों की परीक्षा ले रही हैं। जून के मध्य में पीएम मोदी ने कनाडा के कनानास्मिक में एक G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ये एक दशक में उनकी पहली कनाडा यात्रा थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। कनाडा का खालिस्तानियों को करारा झटका। 30 संदिग्धों को शरण देने से किया इनकार। जी हाँ दोस्तों, कनाडा ने खालिस्तानियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। कनाडा की फेडरल कोर्ट ने खालिस्तान से जुड़े 30 लोगों की शरण की अपीलें खारिज कर दी है। इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। इन लोगों पर अलगाववादी संगठनों और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा था। इन लोगों ने सरकार द्वारा शरण के इनकार और निष्कासन आदेश के खिलाफ अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इनकी दलीलें कमज़ोर हैं। केवल 4 लोगों को ही राहत दी गई है, बाकी सभी की अपील खारिज कर दी गई है। कनाडा लंबे समय से खालिस्तानियों का गढ़ रहा है और यहाँ से खालिस्तान आंदोलन को समर्थन मिलता रहा है। कई गैंग हिंसा, हफ्ता वसूली और अपराध में भी शामिल हैं। पाकिस्तान और अन्य भारत विरोधी देशों से इन्हें मदद मिलती रही है। ट्रूडो सरकार पर आरोप था कि उसने वोट बैंक की राजनीति के लिए खालिस्तानियों को संरक्षण दिया, लेकिन हाल के दिनों में हालात बदल गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने खालिस्तानी समूहों को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी लालू की पार्टी। तेजस्वी के बयान से महागठबंधन में सियासी उबाल। जी हाँ दोस्तों, बिहार में महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये बात एक बार फिर सामने आई है। मुजफ्फरपुर के कांटी में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है, उसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। तेजस्वी ने मंच से सीधे तौर पर कहा कि आप सब ये समझ लीजिए कि बिहार की 243 सीटों पर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहा है। इसके इस बयान के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या ये राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति है या फिर ये सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का एक तरीका है। तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और अपने पिता लालू प्रसाद यादव की उपलब्धियों का बखान किया, लेकिन उनके बयान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसमें उन्होंने कहा कि वो राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली से बाहर जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से पटना के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की भीड़ और सुविधा को ध्यान में रखते हुए पटना के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन का संचालन आनंद विहार टर्मिनल और पटना जंक्शन के बीच किया जाएगा। इसके साथ ही रेलवे भागलपुर वाया स्वारांग, आनंद विहार टर्मिनल, राजधानी एक्सप्रेस की समय सारणी भी जारी की है। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए रेलवे की ये पहल का सीधा लाभ बिहार और दिल्ली के बीच यात्रा करने वालों को मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नाटो से भिड़ंत की आहट। पुतिन ने निकाली हाइपरसोनिक और परमाणु मिसाइलें, ध्वनि से 9 गुनी तेज रफ्तार। जी हाँ दोस्तों, पुतिन ने इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए दुनिया को दोहरे संदेश दिए हैं। पहला, रूस किसी भी हाल में अपनी सैन्य श्रेष्ठता से समझौता नहीं करेगा। दूसरा, अगर नाटो ने और दबाव बढ़ाया तो जवाब और भी सख्त होगा। भारत जैसे देशों के लिए ये घटनाक्रम बेहद अहम है क्योंकि वैश्विक रणनीतिक समीकरणों पर इसका सीधा असर पड़ता है। रूस नाटो के बीच तनातनी जितनी गहरी होगी, दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा और एशिया यूरोप के पावर बैलेंस पर उसका उतना ही असर दिखेगा। रूस ने एक बार फिर दुनिया को अपने सैन्य दमखम का एहसास कराया है।
पोलैंड पर नाटो के साथ बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेनाओं ने हाइपरसोनिक और परमाणु क्षमता वाली मिसाइलों का शक्ति प्रदर्शन किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोहन भागवत का दुनिया को संदेश, टकराव की जड़ श्रेष्ठता का भाव, हम सब एक हैं का मंत्र जरूरी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की पुस्तक परिक्रमा कृपासार के विमोचन समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने भारत की आस्था को प्रत्यक्ष अनुभूति पर आधारित बताया और कहा कि ये कोई काल्पनिक आस्था नहीं बल्कि ऐसी आस्था है जिसे कोई भी व्यक्ति अपने प्रयासों से अनुभव कर सकता है। भागवत ने कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन आज के समय में खुद को वैज्ञानिक कहने वाले लोगों के पास भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। इसके विपरीत भारत की आस्था के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद है, जिन्हें प्रयास और प्रयोगों से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने भारत के गौरवशाली अतीत का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई पवित्रता की चेतना और भावना के कारण भारत 300 वर्षों तक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने दिया अलगावाद, हम दे रहे हैं विकास। नुमालीगढ़ में पीएम मोदी ने किया बायो इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम के गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने नए इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। और इस उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने दरांग में भी कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। नुमालीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन विकसित असम, विकसित भारत की गौरव यात्रा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि असम को लगभग 18,000 करोड़ रुपए की परियोजना मिली है जो राज्य के विकास को गति देगी। इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा कि असम भारत की ऊर्जा शक्ति को बढ़ावा देने वाला राज्य है और यहाँ के पेट्रोलियम उत्पादन देश के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया कि जिस नए बायो इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है वो बांस से इथेनॉल बनाएगा, जो असम के लिए गर्व की बात है। इसके अलावा एक पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट का भी शिलान्यास किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आतंक का जवाब देने को तैयार, अमेरिका समेत 3 देश देंगे भारत का साथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर साल के अंत में नवंबर में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन क्वाड देशों का सहयोग जारी है। सितंबर में आतंकवाद विरोधी एक बैठक होनी है। इसमें ड्रोन के गलत इस्तेमाल पर तकनीकी चर्चा और आतंकवाद के लिए नई तकनीकों के इस्तेमाल को रोकने पर सेमिनार होगा। भारत के अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर के बयान पर ध्यान दिया है और उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्वाड नेताओं की बैठक और ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के रणनीतिक समूह को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समूह हिंद प्रशांत क्षेत्र में खतरे से रक्षा करता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकारी लापरवाही को ना करें नज़रअंदाज, सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को जारी किया नोटिस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को नोटिस देते हुए कहा है कि सरकारी लापरवाही को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मुकदमों को फाइल करने में अत्यधिक देरी को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करना अक्षमता को बढ़ावा देना है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान ये बात कही। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट को सरकार की लापरवाही को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। अगर सरकार देरी से कोई केस दोबारा खोलना चाहती है तो कोर्ट को इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इससे एक प्राइवेट व्यक्ति पर हमेशा तलवार लटकी रहेगी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य के हाउसिंग बोर्ड को 11 साल की देरी के बाद एक ज़मीन विवाद का केस दोबारा खोलने की इजाज़त दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्याय के साथ मजाक बताया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को चेतावनी दी है कि वो सरकार की तरफ से होने वाली अत्यधिक देरी को माफ़ न करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि जनहित के कारण देर की नज़रअंदाज किया जा सकता है। बेंच ने कहा कि मामला पब्लिक इंटरेस्ट का है, सिर्फ इसलिए देरी को माफ़ नहीं किया जा सकता। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इन पर लगा देना चाहिए 100% टैरिफ। अब किस बात को लेकर बिफर गए डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन से आयात होने वाले सामान पर नाटो के देशों को 50 से 100% टैरिफ लगा देना चाहिए और ये तब तक लागू रहना चाहिए जब तक यूक्रेन और रूस का युद्ध खत्म नहीं हो जाता। ट्रंप ने कहा कि इस तरह के कदम उठाए जाने से बीजिंग की मॉस्को पर पकड़ कमज़ोर हो जाएगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो ऐसा तभी करेंगे जब नाटो के सहयोगी देश
रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दें और अपने अपने स्तर पर इस मुल्क पर पेनल्टी लगाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का पटना दौरा, बिहार चुनाव की तैयारियों पर करेंगे मंथन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शनिवार को पटना पहुंचेंगे। यहाँ वो पार्टी की तैयारियों का जायजा लेंगे और राज्य भाजपा कोर कमेटी के साथ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक करेंगे। जेपी नड्डा सुबह 11 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और बाद में चुनाव की तैयारियों, बूथ स्तर की तैयारियों और गठबंधन की गतिशीलता की समीक्षा के लिए राज्य के शीर्ष नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। चर्चा में निर्वाचन क्षेत्र की रणनीतियों, सीटों के बंटवारे और चुनावी अभियान की योजना पर ध्यान केंद्रित होगा, क्योंकि राज्य अक्टूबर-नवंबर में होने वाले चुनावों की तैयारी कर रहा है। पार्टी प्रवक्ताओं ने पुष्टि की है कि कोर कमेटी की बैठक दोपहर के भोजन के बाद होगी, जिसमें न केवल चुनावी मामलों पर बल्कि राज्य में व्यापक राजनीतिक घटनाक्रम पर भी चर्चा की जाएगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अटकलें हैं कि नड्डा अपनी यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर सकते हैं। जेपी नड्डा का यह दौरा अक्टूबर की शुरुआत में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की संभावित घोषणा से पहले राज्य में गतिविधि तेज करने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा किए जा रहे व्यापक प्रयास का हिस्सा है।